हेलो एंड वेलकम टू यू आईडीएसटीएमएल गाइस। तो पहुंच चुके हैं एपिसोड नंबर 76 में। तो जैसा कि देख रहे हैं एपिसोड नंबर 76 में हम जानने की कोशिश करेंगे कस्टम वैलिडेटर के बारे में। तो कस्टम वैलिडेटर की जरूरत ही आखिर क्यों पड़ी? बात तो सही है भाई, क्यों जरूरत पड़ेगी? देखिए, पिछले वीडियो में अगर आपने जाना होगा उस जगह पर, तो हमने एनजी वैल्यू यूज किया था। तो अब जरा सोचिए, एक पर्टिकुलर ऑप्शन को यूज करने के लिए जहां पर कि हमारा वैलिडेशन होगा, उस पर्टिकुलर को हम बता रहे हैं कि एनजी वैल्यू आपको मस्ट है यूज करना, अदरवाइज आपका वैलिडेशन काम नहीं करेगा। तो अगर ना दें एनजी वैल्यू तो तब तो काम नहीं करना चाहिए हमारा। तो उसी चीज को मीट करने के लिए हम कस्टम वैलिडेटर का यूज कर लेते हैं उस जगह पर, और बहुत अच्छे से काम करता है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि कस्टम वैलिडेटर कैसे काम करता है और किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। ठीक है, चलते हैं कोड में। ओके, तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो जैसा कि देख रहे हैं, मैंने सिर्फ एक चेंज किया है कि जितने भी इसके हार्ड कोडेड वैल्यू नीचे लिस्ट में थे उसको लूप में डाल दिया है। कि मान लेते हैं कि ये डेटा हमारा सर्वर से आ रहा है, राइट। सर्वर में हमारा वैल्यू और लिस्ट डाउन है, वो हमें यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट हुआ और वहाँ से डेटा ला करके हमने सेलेक्ट डिपार्टमेंट के ड्रॉप डाउन में शो कर दिया, राइट। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने पिछली बार एनजी वैल्यू को यूज़ किया था नल डाल करके, और ये हमारा वैलिडेशन काम कर रहा है एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, लेकिन वही मैं बोला कि क्या हम एनजी वैल्यू हमेशा यूज़ करेंगे? ये तो सही बात नहीं है ना, नल 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 डालते रहो ना, ये सही नहीं है। क्या हम यहाँ पे ऐसा डाल सकते हैं कि इस जगह पे वैल्यू डालें VLU, और इसमें हम डालते हैं सेलेक्ट? ये कर सकते हैं ना इस तरीके से। तो जब इसको हम इस तरह से करेंगे तो हमारा वो ब्रेक हो जाएगा, हमारा वो काम नहीं करेगा, राइट। देखिए, सेलेक्ट डिपार्टमेंट है लेकिन वो काम नहीं करेगा, हमारा सब में हमारा वैलिड हो जाएगा। तो इसी चीज़ को मीट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कस्टम वैलिडेटर को यूज़ करेंगे। यस, अगर कस्टम वैलिडेटर को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा डायरेक्टिव वे से, कि एक डायरेक्टिव डालेंगे जो हमें कस्टम वैलिडेटर को एक्टिवेट कर देगा और इसको वैलिडेट कर देगा। ठीक, तो चलिए, अगर डायरेक्टिव बनाना है हमको, तो सबसे पहले डायरेक्टिव बनाने के लिए क्या होगा, हम उसको यूज़ करेंगे किसी ऐसे जगह पर क्योंकि वो पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो। क्यों पूरे प्रोजेक्ट में यूज़ हो? क्योंकि ये सेलेक्ट एलिमेंट के ऊपर लगने वाला है। तो सेलेक्ट एलिमेंट तो जरूर थोड़ी ना कि एक ही पेज पे हो, वो तो प्रोजेक्ट के किसी भी पेज पे हो सकता है। तो हम बार बार हर के लिए अलग अलग वैलिडेशन थोड़ी ना करेंगे। तो हम ऐसा वैलिडेशन बनाएंगे कि एक फंक्शन लिखें और पूरे प्रोजेक्ट पे हर सेलेक्ट के लिए काम कर जाए। है ना मज़ेदार? चलिए हम लिखते हैं। तो हम वो कहाँ बनाएंगे डायरेक्टिव? एक ऐसा फोल्डर जो कि सब जगह यूज हो। तो हम यहाँ पर एक शेयर्ड फोल्डर बनाएंगे। तो शेयर्ड फोल्डर तो है नहीं, तो चलिए हम बनाते हैं शेयर्ड फोल्डर। हम ऐसे कोड लिखेंगे कि शेयर्ड फोल्डर भी बन जाए और हमारा वहाँ पर वैलिडेटर का डायरेक्टिव भी बन जाए। ये कैसे कर सकते हैं? वैसे जैसे आपने कंपोनेंट बनाया था, NGGC नहीं होकर के अब यहाँ पे D हो जाएगा, और शेयर्ड फोल्डर का नाम दे देंगे, स्लैश डाल करके इसमें डालेंगे सेलेक्ट हाइफन वैलिडेटर। अब जैसे ही आप इसको डाल करके एंटर करेंगे तो सेलेक्ट फोल्डर भी बनेगा और दो फाइल बनेगा, जिसमें कि हमारा एक सेलेक्ट वैलिडेटर डॉट डायरेक्टिव डॉट TS, सेलेक्ट वैलिडेटर डॉट डायरेक्टिव डॉट स्पेक डॉट TS बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये डायरेक्टिव क्या है? बस वही देखिए, शेयर्ड फोल्डर बना। डायरेक्टिव क्या है? क्लास ही है, और तो कुछ है नहीं। देखिए यहाँ देखेंगे तो आपका क्लास बनकर तैयार हो गया है, राइट। जिसमें कि सेलेक्टर एक बता रहा है कि प्रॉपर्टी बाइंडिंग आप कर सकते हैं। स्टैंड अलोन ट्रू है तो आप प्रोजेक्ट के किसी भी कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग एनजी मॉड्यूल यूज़ नहीं करते हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम कंस्ट्रक्टर को हटा देते हैं। अब यहाँ पर आगे क्या करेंगे? सिंपल है। क्या करेंगे कि अब इसको हम एक इंटरफेस से बाइंड कर देंगे। कौन सा? वैलिडेटर इंटरफेस। तो वैलिडेटर इंटरफेस कहाँ से आएगा? वो हमारा @angular form से आएगा। तो यहाँ लेंगे इम्प्लीमेंट्स और यहाँ डालेंगे वैलिडेटर, यह एंगुलर फॉर्म से आ जाएगा। जब वैलिडेटर आ जाएगा तो हमारा ये एप्लीकेशन जो डायरेक्टिव है उसमें हम एक फंक्शन को यूज़ करने के लिए रेडी हो जाते हैं, वो है वैलिडेट। ये वैलिडेट फंक्शन कहाँ से आया? अगर आप वैलिडेटर के अंदर में जाकर देखेंगे तो आपको दिखेगा ये वैलिडेट फंक्शन, राइट।
यही वैलिडेट करेगा, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल ले रहा है। क्यों ले रहा है एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल, ये हम बताएंगे। तो मैं इस फंक्शन को यहाँ यूज़ करता हूँ, क्या, तो वैलिडेट। जैसे एंटर करूँगा, सारा जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल रहा था index.ts में, ये उठ करके आ जाएगा, राइट। एक फंक्शन बनकर आ गया और कर्ली ब्रेसेस के साथ। अब ये एरर क्यों दे रहा है, एरर इसलिए दे रहा है कि आपको ये रिटर्न टाइप दिया हुआ है, या तो नल वापस कीजिए या वैलिडेशन एरर वापस कीजिए। ये दोनों क्या है ये भी हम बताएंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न नल कर देता हूँ। सारा चीज़ शांत हो गया इस जगह पर, राइट। ओके, सारे एरर चले गए। अब हम एक एक चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, अगर ये वैलिडेट फंक्शन कहाँ से आए तो बता दिए। तो ये कंट्रोल जो आर्गुमेंट ले रहा है, सॉरी आर्गुमेंट ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल ले रहा है, बट कंट्रोल एक वेरिएबल, आप ABCD XYG कुछ भी रखिए, मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल ही क्यों, देखिए, इसलिए क्योंकि सेलेक्ट जो है ये वैलिडेटर, वो एक्चुअली में किसी भी चीज़ पे लग सकता है, जो कि है फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म एरे, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के अंदर में आता है। तो एंगुलर ने क्या डिसाइड किया कि मोस्ट ऑफ द कॉमन चीज़ें जो कि सारे चीज़ पे लगता है, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म एरे, फॉर्म कंट्रोल, वो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल में रख दिया, पेरेंट पे रख दिया, और उसको एक कॉमन बना दिया। कैसे, चलिए एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के अंदर जाके देखेंगे। तो आप देखेंगे जो आप लिस्ट में देखते थे, पहले वाले वीडियो में देखे थे, वैल्यू, उसके वैलिडेटर्स, असिंक वैलिडेटर्स, क्या कहते हैं, और ये वैलिड, इनवैलिड, ये सब देख रहे थे ना, स्टेटस, सब चीज़ में देख रहे थे। ये पेंडिंग, प्रिस्टीन, ये सब डिसेबल्ड, ये सारा चीज़ एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल के अंदर में ला के रख दिया गया है। तो बार बार क्यों रखना उसको, तो एक में डालो और सबको यूज़ करो, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल को यूज़ करना पड़ा एंगुलर को। नेक्स्ट, वैलिडेशन एरर क्या है, ये वैलिडेशन एरर है कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, ये बता रहा है कि की वैल्यू पेयर्स में आप वापस में डेटा एरर्स को भेज सकते हैं, और वो आप यहाँ से भेजो, तो उसका एक टाइप कास्ट कर दिया गया है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लूँ, एरे लूँ, और इसको मैं कहता हूँ एनी टाइप ऑफ डेटा यहाँ से वापस होगा। इस ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा हमारा, ये हो जाएगा की, एक की होगा, जिसका कि टाइप कास्ट हमारा क्या होगा, एक स्ट्रिंग होगा, ऐसे। तो ये भी सही है हमारा, देख रहे हैं कोई एरर नहीं दे रहा है। क्यों, क्योंकि अगर मैं वैलिडेशन एरर्स के अंदर में जाऊं तो आपको दिखेगा कि सेम चीज़ यहाँ पर है, सिंबल्स, इसको सिंबल कहते हैं, ठीक है, जिसको कि इंडेक्स सिग्नेचर के थ्रू हम लोग यूज़ करते हैं। जानेंगे कैसे हम इंपोर्ट करेंगे इंडेक्स सिग्नेचर के थ्रू। तो ये आप ऐसा लिखिए, या वैलिडेशन एरर्स को ही ला करके यहाँ पर रख दीजिए। अगर हमारा टाइप बना हुआ है तो काय को फिर से लिखना है ना, ठीक है। तो ये देखने में अच्छा लगता है। बाकी अगर नहीं कुछ एरर है तो उसको नल वापस कर दो। नल ही क्यों वापस करना, क्योंकि जितने भी एरर्स का जो ब्लॉक बनता है उसके अंदर में जो डेटा आता है, सिंपल बताता है कि एरर है तो ठीक, नहीं एरर है तो नल बताओ, इसलिए हम नल यहाँ से वापस कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि अगर मैं यहाँ से अब चलाना शुरू कर दूँ तो काम कर जाएगा, नहीं, कैसे काम करेगा ज़रा बताइए। आपने क्या किया, यहाँ से आपने ये सिर्फ डायरेक्टिव बनाया है, इसको इस्तेमाल कहाँ किया आपने, नहीं। तो चलिए डायरेक्टिव को इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्टिव इस्तेमाल करने के लिए क्या होगा, इस डायरेक्टिव को हम इंपोर्ट करेंगे कहाँ, TS फाइल में, राइट, ओके। तो TS फाइल इसका कहाँ है, ये इंडेक्स को हटा देते हैं, ये इसको मैं लेफ्ट राइट कर देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा रहेगा, TS फाइल में। तो यहाँ जाके हम इंपोर्ट सेक्शन में इसे ला करके रख देते हैं, और इसको इंपोर्ट करती हैं। बल्ब साइन आया और यहाँ शेयर से इंपोर्ट कर लिया। यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगा समझने में, ये एरर नहीं है, ठीक है, ये चला जाएगा, ओके, ये एरर नहीं है, ठीक है, ओके। डायरेक्टिव हमने इंपोर्ट कर लिया, लेकिन अब डायरेक्टिव इंपोर्ट करने के साथ साथ हम इसके एट्रीब्यूट, आई मीन प्रॉपर्टी को भी तो यूज़ करेंगे ना। प्रॉपर्टी को यूज़ करना है तो ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग हो रहा है, तो कहाँ जाएगा ये HTML में, किसके ऊपर, सेलेक्ट के ऊपर। आप जाके डाल दीजिए, तो क्या हमारा ये काम करने लगेगा, क्या हमारा काम करने लगेगा। ये क्यों एरर दे रहा है, ये एरर दे रहा है कंपोनेंट डॉट इम्पोर्ट रीड ओनली, इतना अनडिफाइंड, ये कैसे दे रहा है यार, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता है। ये एरर नहीं है, ये सही चलेगा। अगर एरर आता तो नीचे कुछ दे देता, ठीक है। इसका मतलब ये VS कोड का कोई प्रॉब्लम है। अगर मैं रीरन करके बंद करके ऑन करूँगा तो ये सही हो जाएगा, इसलिए प्लीज़ इग्नोर कीजिए, ये आपके पास नहीं हो। इम्पोर्ट एनी कंटेंट्स अनयूज्ड इम्पोर्ट, कहाँ अनयूज्ड इम्पोर्ट है, कुछ भी नहीं है। सो ये कहीं VS कोड फंसा पड़ा है,
ठीक है, ओके, लेकिन काम देखें, आउटपुट मेरा काम कर रहा है। अब होता क्या सीन है कि क्या अब हमारा काम करेगा ये? तो मैं यहाँ कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कंट्रोल। जब हमने इंपोर्ट भी कर दिया और उसको अप्लाई भी कर दिया तो हमें यहाँ कंट्रोल का डेटा यहाँ दिखना चाहिए, राइट? लेकिन ये क्या, ये तो दिख नहीं रहा है। मैं इसको रीलोड भी कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? वो इसलिए कि हमने रजिस्टर नहीं किया है इस वैलिडेटर को। हाँ, ये वर्ड है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। वो रजिस्ट्रेशन क्या है? एक सर्विस को यूज़ करना पड़ेगा, एक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा जो कि सर्विस के थ्रू आती है। तो हमें उसको प्रोवाइडर्स में डालना पड़ेगा। उस सर्विस को यूज़ करने के लिए प्रोवाइडर्स में क्या है? प्रोवाइडर्स एक एरे लेता है, एरे के अंदर में ऑब्जेक्ट लेता है। तो पहला क्या होगा? प्रोवाइड। तो जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो प्रोवाइड में क्या आएगा? एनजी वैलिडेटर होगा। एनजी कैपिटल में होगा सब, एनजी वैलिडेटर्स, जो कि फॉर्म से आएगा। अब एनजी वैलिडेटर्स है तो ये क्या बताता है कि आप इस वैलिडेटर को कैसे यूज़ करना चाहते हो, कि यूज़ एग्जिस्टिंग यूज़ करना चाहते हो कि या स्टैंड अलोन यूज़ करना चाहते हो। मतलब ये कि अगर रिक्वायर्ड, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ये सारे चीज़ इसके ऊपर है, उसके थ्रू यूज़ करना चाहते हो, साथ साथ यूज़ करना चाहते हो एड ऑन में, या जो आपका वैलिडेटर है सिर्फ वही यूज़ करना चाहते हो जो आप यहाँ से बना के भेजोगे। नहीं, मुझे सब कुछ यूज़ करना है, सबके साथ यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा? यूज़ एग्जिस्टिंग कर दूंगा। ठीक है, यूज़ क्लास मतलब जो अभी हम क्लास डालेंगे वो क्लास सिर्फ लेगा। यूज़ एग्जिस्टिंग मतलब हो गया कि पहले जो बना हुआ है क्लास उसके साथ हमको इसको यूज़ करना है, वैलिडेटर्स को। तो यूज़ एग्जिस्टिंग में गया और यहाँ पर ला करके सेलेक्ट वैलिडेटर डायरेक्टिव हम इसे डाल देंगे, राइट? ओके, अब यहाँ पे कहेंगे मल्टी। एक आता है मल्टी। मल्टी इसलिए कि मल्टी वैलिडेटर्स हम इसको यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल जगह पे, राइट? तो यहाँ डाल देंगे मल्टी ट्रू। इसमें था कि यूज़ एग्जिस्टिंग जो है तो जितने भी और भी क्लास हैं इसके ऊपर लगे उसके साथ साथ इसको भी यूज़ करना है। तो यहाँ जैसे हम डालेंगे और इसको सेव करेंगे और रन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर हमारा console.log का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अभी तो नहीं आ रहा है, इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम क्या है ज़रा चेक करते हैं। अभी तक तो सही है, बस इसको रन करते हैं। हमको लगता है कि ये कमांड प्रॉम्प्ट जो है टर्मिनल हमारा काम नहीं कर रहा है। मैं क्या करता हूँ, npm स्टार्ट कर देता हूँ। मैं कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ npm स्टार्ट करके एंटर कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे कि npm स्टार्ट हो गया है और वहाँ एप्लीकेशन भी रन कर रहा है और ये देखिए डेटा आ भी गया। तो मैंने कहा ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिर्फ वो टर्मिनल कहीं पर हैंग हो गया था तो उसको मैंने बंद करके दोबारा ऑन हो गया कर दिया। आपको भी प्रॉब्लम होगा तो आप प्लीज़ कर लीजिएगा। तो हमारा डेटा आ गया, ये सारा जो एब्स्ट्रैक्ट कंट्रोल का पूरा डेटा था वो हमारे पास पहुंच गया। बस अब करना क्या है, ये जो रिटर्न नल हो रहा है यहाँ पर हम वो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है उसको चेक करके एक एरर को वापस कर देंगे। किस तरह का एरर वो हम देखते हैं। इससे पहले कि जो भी एरर यहाँ पर हम शो करें, देखें, एरर का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो हालांकि मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, फिर भी मैं यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ। तो सेलेक्ट के नीचे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ कि डिपार्टमेंट डॉट एरर्स, जितने भी एरर्स हैं उसको जेसन में दिखा दो नीचे भैया। तो देखते हैं नीचे हमारा डिपार्टमेंट के नीचे एरर क्या आ रहा है। आ जाओ, देखिए लोड हो रहा है, थोड़ा लेट कर रहा है, पता नहीं मे बी। अब देखिए रिक्वायर्ड है, क्यों रिक्वायर्ड ट्रू आया और ऑब्जेक्ट आया, की वैल्यू पेयर्स में है ना। रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि देखिए रिक्वायर्ड आपका लगा हुआ है। उसी तरीके से आपका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, आप ABCD कुछ भी डालें, उससे मर्जी नहीं कर होता है, लेकिन नाम अच्छा रखेंगे तो अच्छा आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू, जो हम पास करेंगे बाद में। अब इसको क्लिक करके बाहर किए तो वो हमारा चल रहा है। तो इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट जो हम अपना कस्टम भेजेंगे, जो हम तैयार करके रखेंगे उसमें। तो चलिए यहाँ आते हैं। तो नल भेजने के बदले में करता हूँ कंट्रोल डॉट वैल्यू, जो हमें वैल्यू उधर से मिलेगा। अगर वो ट्रिपल इक्वल टू क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो हमारा अगर नल भी वापस कर रहा है तो स्ट्रिंग को चेक करके करेगा, सेलेक्ट को चेक करके करेगा, नंबर है तो मतलब लास्टली जब सेलेक्ट करते हैं, जो पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम वैल्यू चेंज करते हैं तो वो लास्ट में स्ट्रिंग ही बनता है। तो डेटा टाइप भी चेक हो जाता है और वैल्यू भी चेक हो जाता है। इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ डालता हूँ सेलेक्ट, अगर वो सेलेक्ट रहा, वो अगर वैल्यू मिल जाए तो यहाँ से एरर वापस करो। एरर क्या वापस करो? की वैल्यू पेयर, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के वापस करो। तो मैं लिखता हूँ डिफ़ॉल्ट
डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये मैंने डाल दिया। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कर देता हूँ ट्रू, जैसे कि रिक्वायर्ड का था उसको मैंने कर दिया ट्रू। अब जब दूसरा क्या है, अगर कोई सेलेक्ट नहीं है तो नल वापस कर दो। ठीक है, ये नल वापस कर दिया। क्या दिक्कत दे रहा है ये कह रहा है लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन मार्क रिटर्न तो है, कंट्रोल डॉट वैल्यू इक्वल टू सेलेक्ट। ये क्या एरर दे रहा है, ये तो एरर नहीं देना चाहिए। ये इसलिए एरर है क्योंकि मैंने पाइप यूज़ कर लिया, यहाँ पर हमारा कॉलन होगा, क्योंकि बाय कंडीशनल ऑपरेटर है इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हुआ, राइट। तो ये सही हो गया, ओके। तो बाय मिस्टेक प्लीज़, थोड़ा सा टाइप में प्रॉब्लम हो गया, ओके। तो यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यू चला गया, अगर वो सेलेक्ट रहा वैल्यू यहाँ से तो वहाँ से वापस कर देगा। तो मैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट किया, देखिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ गया, प्लीज़ सेलेक्ट डिपार्टमेंट। यही चीज़ तो मैं कह रहा था। तो जब हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे सेट कर रहे हैं तो रिक्वायर्ड का डालने का क्या ज़रूरत है, राइट। रिक्वायर्ड तो ऑटोमेटिकली देखा जाए कि जब बंदा स्टार्टिंग में आएगा तो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगा ही, डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू, राइट। जब चेंज करेगा तो यहाँ तो चेंज करने वाली बात है, यहाँ वैल्यू HR हो जाएगा, यहाँ वैल्यू डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड का कोई मतलब यहाँ पे बनता नहीं है, तो आप रिक्वायर्ड को यहाँ से एक्स्ट्रा वैलिडेटर जो है उसको हटा सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने कर दिया सेव। अब यहाँ से जो डेटा जा रहा है, तो ये जो एक्चुअली में एरर अभी आप देख रहे हैं, ये हमारा एरर स्टार्टिंग में क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारे डेटा में देखेंगे तो यहाँ पे डिपार्टमेंट का वैल्यू क्या है, नल, राइट। क्योंकि सारा डेटा अगर भरा हुआ आ रहा है, यहाँ नल है, जबकि यहाँ क्या होना चाहिए, सेलेक्ट, राइट। क्यों होना चाहिए सेलेक्ट, क्योंकि जब मान लेते हैं कि हमारा फॉर्म स्टार्टिंग में फ्रेश है, राइट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जब कोई दिक्कत मतलब फील्ड नहीं है उसमें भरा हुआ, राइट, तो यहाँ पे ब्लैंक डेटा पास कर रहे हैं ना डिफ़ॉल्ट, इन सब में देखा जाए तो हम ब्लैंक डेटा पास कर रहे हैं। तो जब ब्लैंक डेटा यहाँ से पास कर रहे हैं या नल पास कर रहे हैं इस जगह पर, तो उसी तरीके से देखिए इसमें फॉल्स पास किए क्योंकि चेक बॉक्स था, उसी तरह सेलेक्ट में जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेगा सेलेक्ट डाल दिए यहाँ पर, समझ गए ना। यस, इसमें कोई डेटा वैसा नहीं आ रहा है जो कि यूज़र डेटा है, तो सेलेक्ट डेटा। अब ये सेलेक्ट डाले तो ये सिलेक्शन आ गया, क्योंकि सेलेक्ट डेटा वैल्यू मिला और वो चेक किया कि ऐप डायरेक्टिव लगा हुआ है, और डायरेक्टिव लगा तो ये इसको कॉल किया, इसने देखा कि वैल्यू सेलेक्ट है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू भेज दो ट्रू, और जब इसको टच करके बाहर जाएंगे तो वो एरर शो कर दिया। लेकिन क्या ये सच में भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू एरर पे काम कर रहा है, नहीं, यहाँ अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे काम नहीं कर रहा है। क्यों, वो वैलिड और इनवैलिड बता रहा है, सब जगह देखिए वैलिड और इनवैलिड बता रहा है। अगर वैलिड है तो ठीक है, नहीं वैलिड है तो हमारा वो एरर दिखाओ। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो वैल्यू वापस आ रहा है उधर से वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही एरर होना चाहिए उसमें। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इनवैलिड को हम दोनों जगह चेंज कर देते हैं, यहाँ पर डॉट एरर्स, अगर एरर्स के लिस्ट में डॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू आया तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर रहा, क्योंकि ट्रू और फॉल्स है, तो इसमें एरर क्यों दे रहा है, एरर दे रहा है ये कि एरर्स नल भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी एरर नहीं हो सकता। देखते हैं लास्ट में एरर्स रहा तो ठीक, वैलिडेशन एरर रहा, अदरवाइज नल रहा। तो जब नल रहेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, चेक मार्क डालना पड़ेगा। ठीक है, चेक मार्क डाल दिया इधर। लेकिन दूसरा क्या एरर दे रहा है कि ये इंडेक्स सिग्नेचर से होगा, आप डॉट के साथ नोटेशंस के साथ नहीं कर सकते, तो आपको इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। तो ठीक है, आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू को आप इस तरह से कर दीजिए, सही, और ये सही। अब ये चेक कर रहा है कि अगर डिफ़ॉल्ट वैल्यू ट्रू रहा कोई एरर, तभी चेक करो, वैलिड इनवैलिड का कोई सीन नहीं है इस जगह पर। ठीक है, अब मैं HR को क्लिक कर रहा हूँ तो सही है, सेलेक्ट डिपार्टमेंट पर कर रहा हूँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, लेकिन फोकस आउट करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि हम टच्ड पे काम किए, चेंज पे नहीं है हमारा। ओके, यस। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों कस्टम वैलिडेटर का वैलिडेशन का जरूरत पड़ा। अब तो हमें NG वैल्यू देने की जरूरत नहीं है इस जगह पर, है ना। यही चीज़ तो है कि अब आप जितने भी जगह पर उसको यूज़ कर सकते हैं। आप कहेंगे कि अब तो हम जहाँ मर्जी हो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, नहीं, एक और चीज़ बताते हैं। आपने यहाँ सेलेक्ट डाला, कल को अगर मान लीजिए किसी जगह पर किसी और फील्ड में, किसी और इनपुट फील्ड में वैल्यू की जगह पर यहाँ पे सेलेक्ट की जगह पे चूज़ डाल दिया, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ चूज़ डाल दिया,
तब क्या करेंगे? अब तो ये काम नहीं करेगा ना, तब तो ये काम नहीं करेगा, है ना? ये ब्रेक होना ही है, पक्का ब्रेक होना है, हमेशा वैलिड ही रहेगा। वो तो रीलोड होकर के अब आया डेटा। तो इसके लिए अभी रीयूजेबल कंपोनेंट डायरेक्टिव नहीं है हमारा। रीयूजेबल कब होगा? जब हम यूजर से मांग लें कि तुम अपना डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखना चाहते हो, राइट? तो मैं एक काम करता हूं, पहले यहां पर डिफॉल्ट वैल, ठीक है, डिफॉल्ट वैल क्या होगा? एक स्ट्रिंग टाइप होगा, और इसमें हम क्या करते हैं? सेलेक्ट ला के रख देते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, ओके। और दिस डॉट डिफॉल्ट को रिप्लेस, आई मीन सेलेक्ट को रिप्लेस करते हैं दिस डॉट डिफॉल्ट वैल से। तो आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम मतलब किया क्या? कुछ नहीं, बस एक सेलेक्ट कर लिया और इसको रिप्लेस कर दिया, गुड। यहाँ कुछ नहीं है सर, हमारा सारा काम कर रहा है, जैसा भी पहले था वैसे ही हमारा काम कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? डिफ़ॉल्ट वैल जो इसमें डाला हूँ इसको एलियस बनाऊंगा और यूज़र से इनपुट ले लूँगा कि कौन सा वर्ड तुम बना के रखना चाहते हो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक, ओके। तो मैं करता हूँ @input, और यहाँ से जब इसको मैं पहले इंपोर्ट कर लेता हूँ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा प्रॉपर्टी बाइंडिंग में है, राइट? ओके, कैसे? ये देखिए प्रॉपर्टी बाइंडिंग है, क्यों ना इसके साथ एक वैल्यू अटैच कर दें। क्या? तो सेलेक्ट जो भी डिफ़ॉल्ट हम इसमें सेट करना चाहते हैं, जैसे कि हमारा ये वैल्यू डिफ़ॉल्ट है, राइट? अब ये सेलेक्ट चला गया ऐप सेलेक्ट वैलिडेटर में, तो चलिए ऐप सेलेक्ट वैलिडेटर में चला गया। अब क्या करते हैं, ये जो डिफ़ॉल्ट वैल है क्यों ना इसको एलियस में डाल दें, इसको डिफ़ॉल्ट वैलिडेटर से। इससे हुआ क्या फ़ायदा? देखिए फ़ायदा ये हुआ कि आप इस कंपोनेंट को बार बार यूज़ करेंगे, सब जगह यूज़ करेंगे, ओके। तो आप इस डायरेक्टिव को भी यूज़ करेंगे सेलेक्शन को, सेलेक्ट टैग को वैलिडेट करने के लिए। तो जब इसको वैलिडेट करेंगे तो अब बार मान लीजिए इसको नाम चेंज कर दिया, कोई और वैलिडेटर का नाम कर दिया कुछ भी चीज़, तो वहाँ पर आपको ये कोड भी चेंज करना पड़ेगा, राइट? राइट? या फिर आप डिफ़ॉल्ट वैल को कुछ और नाम देना चाहते हैं तो आपको ऐप सेलेक्टर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा? ऐप सेलेक्टर यहाँ से डेटा उठाएगा, सेलेक्ट जो भी आप डेटा इसमें डाल रहे हैं, और यहाँ से ला करके वो इसमें डिफ़ॉल्ट वैल में डालेगा, और डिफ़ॉल्ट वैल से इस डिफ़ॉल्ट वैल क्या करेगा? चेक करेगा उसका वैल्यू और वहाँ से वापस कर देगा, तो पता चलेगा डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें एरर लिस्ट में है। ओके, देखिए काम कर रहा है, कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप सेलेक्ट की जगह पर चूज़ कर लीजिए। जब आप चूज़ कर लिए यहाँ पर, तो आप इसको भी चूज़ करेंगे, क्योंकि सेलेक्ट का तब सेट कैसे करेंगे वैल्यू, राइट? ऑप्शन होना चाहिए ना कोई चूज़ का। और जब ये हो गया तो आप डेटा भी डालेंगे स्टार्टिंग में। अगर आप डेटा सही सही डालेंगे तो वो वैलिड हो जाएगा। हम तो यहाँ पे इनवैलिड डेटा करने की बात कर रहे हैं, तो इनवैलिड के लिए क्या होगा? डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा चूज़। देखिए आप फॉर्म कंट्रोल में यहाँ चूज़ आ गया होगा, आया वैल्यू चूज़, तो काम उस पर कोई दिक्कत नहीं है, चेंज सब काम वैसे ही करेगा। होप आपको पता चल गया होगा कि क्यों वैलिडेटर्स को यूज़ कर रहे हैं और कस्टम वैलिडेटर का क्या यूज़ है, राइट? ओके, तो इसके एक और चीज़ मिसिंग है, जो स्टार्टिंग में हमने बोला था कि एंगुलर 17 में अब हम फंक्शंस को यूज़ करने लगे हैं, जहाँ पर कि इम्प्लीमेंट्स करके यूज़ करने होते हैं, कोई भी चीज़ सर्विसेज को भी इंजेक्ट कराते हैं, फंक्शंस यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे, कौन? वैलिडेटर फंक्शन। उसको कैसे यूज़ करते हैं? ओके, तो करेंगे एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करेंगे तब तो हालांकि एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप फंक्शन यहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमको कभी रिएक्टिव फॉर्म यूज़ करना होगा तो हम एक्सपोर्ट करेंगे उसको, और उसको पर्टिकुलर उस FN वाले फंक्शन को TS फाइल में यूज़ करेंगे। अभी तो हम HTML में यूज़ करें तो डायरेक्टिव के थ्रू, तो हम यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर देते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं। एक्सपोर्ट फंक्शन, और नाम देते हैं कुछ अच्छा सा नाम देते हैं, वो क्या देते हैं? सेलेक्ट वैलिडेटर FN डाल लेते हैं कि एक फंक्शन है, राइट? तो फंक्शन हमारा कैसे बनता है? इस तरीके से। कोई दिक्कत फंक्शन बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और जब ये बनेगा तो इसको रिटर्न टाइप क्या देंगे? तो वही रिटर्न टाइप आपका क्या होगा? वैलिडेटर फंक्शन। ये वैलिडेटर फंक्शन जो कि फॉर्म से आएगा, और जब वैलिडेटर फंक्शन फॉर्म से आएगा तो हम क्या करेंगे? रिटर्न एक फंक्शन रिटर्न करेंगे। क्यों? क्योंकि वैलिडेटर फंक्शन में हम जाके देखते हैं तो ये कंट्रोल लेता है और यही वाला चीज़ वापस करता है, ठीक है, सेम चीज़। और यही चीज़ आपको कहाँ मिला था? इसमें वैलिडेट वाले में, है ना, यहाँ से सेम चीज़ वापस मिला था। तो क्यों ना हम इस जगह पर
इस फंक्शन को इससे रिप्लेस कर दें, तो पहले रिटर्न टाइप करते हैं। तो ये हमारा क्या था, वैलिडेट फंक्शन। तो आप यूज़ कर सकते हैं वैलिडेट को। देखिए हम इस पर ऑल्ट से इसको क्लिक करते हैं तो वैलिडेट फंक्शन के अंदर का चीज़ यूज़ कर सकते हैं और रिटर्न कर दीजिए। तो मैं करता हूँ रिटर्न, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको करता हूँ रिटर्न। ये एक फंक्शन है और ये हमारा क्या होगा, एक एनॉर्मस फंक्शन बनेगा। अगर लिखने में कोई दिक्कत है तो देखो एक काम करते हैं, हम जान रहे हैं लिखने में दिक्कत होगा, तो मैं क्या करता हूँ रिटर्न एक एनॉर्मस फंक्शन बनाते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से भी आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। क्या? या तो नल या तो एरर, कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगे तब तो वो इस फंक्शन को वैलिड करेगा। तो मैं भी करता हूँ रिटर्न नल डाल देता हूँ। अब यहाँ से ये भी एरर खत्म हो गया। अब इसमें क्या भरा जाएगा भैया, वो भरा जाएगा ये कंट्रोल। और जब कंट्रोल भरा जाएगा तो आप देखेंगे इसका टाइप कास्ट क्या है, ये वैलिडेशन से नल जो ऊपर में आ रहा था। यस, तो आप इसको यहाँ डाल दीजिए। ओके, तो ये तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अब इसका लॉजिक जो है, आप इसको लॉजिक को उठाइए और इसको इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए। आ गया ऊपर वाला चीज़ नीचे। एक प्रॉब्लम है क्योंकि ये एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है, आ गया ऊपर वाला नीचे। अब क्या है कि दिस डॉट डिफॉल्ट वैल अब यहाँ पे आ रहा है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल रखता हूँ मैं भी, दिस डॉट डिफॉल्ट वैल को मैं ऐसे रखता हूँ डिफॉल्ट वैल। अब उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, आई मीन डायरेक्टिव के थ्रू यूज़ कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका वैल्यू हम सेट करके रखें। तो ये वैल्यू हम लेके आते हैं ये सेलेक्टर फंक्शन से एज एन आर्गूमेंट। क्या है, स्ट्रिंग। आप ए बी सी डी कुछ भी रख लो, मैं चलिए ए बी सी रख देता हूँ, अभी बाद में नाम चेंज कर दूंगा तो आपको लगेगा कि ऐसा है, ठीक है। ये एक सेपरेट फंक्शन हो गया, ठीक है, सेपरेट फंक्शन। अब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको यूज़ करने का क्या है, अंदर का सारा चीज़ को आप हटा दीजिए। वैलिडेट फंक्शन है। अब रिटर्न क्या करना है, इसको पहले रिटर्न बाद में करेंगे। सेलेक्ट फंक्शन रखिए और यहाँ पर एक फंक्शन देते हैं और रिटर्न, चलिए रिटर्न भी डाल देते हैं, रिटर्न ऐसे। अब इसके अंदर में क्या चीज़ कह रहा है कि ये आप स्ट्रिंग डालो। चलो क्या, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके अंदर डाल दो, ये हो जाएगा दिस डॉट क्लास के अंदर है डिफ़ॉल्ट वैल, चला गया। अब ये कंट्रोल कैसे आएगा, ये तो कंट्रोल है नहीं इसमें, हमने तो सिर्फ लिखा है ना कंट्रोल, कंट्रोल आएगा कहाँ से। तो अब जावास्क्रिप्ट का एक और चीज़ मैं बताता हूँ, ये फंक्शन के अंदर में अगर आप कंट्रोल डाल दोगे, ये कंट्रोल यहाँ से चला जाएगा इसमें। क्या बात कर रहे हैं? यह है शॉर्ट हैंड मेथड, कि अगर आपके फंक्शन में कोई और भी एक फंक्शन है जो इनपुट लेता है, तो आप साइड बाय साइड दो पैरामीटर पास कर देते हो, तो वो वन आफ्टर अनदर अलग अलग आर्ग्यूमेंट में चला जाता है। जैसे डिफ़ॉल्ट वैल आ जाएगा ए बी सी में, कंट्रोल आ जाएगा हमारा इसमें। ए बी सी को चेंज कर दिए, इसमें लिखते हैं डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग str डाल दीजिए, आपकी मर्जी। तो ये डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग इसका लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। ये अब जब सेव करेंगे तो आपके कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसा था वैसा ही काम करेगा। बस इसमें इन्हांसमेंट क्या हुआ कि आप इस फंक्शन को भी स्पेशली कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, उसमें क्या नाम है आपका, रिएक्टिव फॉर्म में आप उसमें इस फंक्शन को वैलिडेटर्स में डालेंगे और वहाँ डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डालेंगे और वो उसके डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग का वैल्यू चेक करके आपको बता देगा कि वो फॉर्म वैलिड है या नहीं है, या इनपुट फील्ड कोई भी सेलेक्ट फील्ड वैलिड है या नहीं। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई कुछ चीज़ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पड़ा हुआ यार, कुछ तो डालो उसमें। ये इस तरीके से डिटेल में कोई नहीं बता रहा होगा, और ये फुल टू डिटेल वे में बताया गया इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज़ थोड़ा तो मेहनत को सराहो। चलिए कोई नहीं, आपकी मर्जी बने रहिए हमारे चैनल के साथ। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सभी बोलते हैं हम भी बोल रहे हैं, और ऑल पे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। और इसी तरह से मस्त रहिए, बिंदास रहिए, खुशमिजाज रहिए और सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। अबे रुक ये ले। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।